अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता। आप सभी दर्शकों को 67वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन सन 1950 में विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बनाने और उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लागू किया गया। इसी संविधान में देश के किसानों और कृषि का विकास करने का आधार भी हमारे महानायकों ने निश्चित किया और उसी पथ पर चलते हुए आज हमारे किसानों व कृषि वैज्ञानिकों ने देश को खाद्यान्नों, दूध उत्पादन, फल सब्जियों के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि बाहरी देशों में इनका निर्यात कर देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने में अहम योगदान निभाया है। और हम सभी मिलकर 67वें गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेते हैं कि देश के विकास में आगे भी इसी तरह से भूमिका निभाते रहेंगे। इसी आशा के साथ चलिए अब रुख करते हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य झलकियों की ओर। फल और सब्जियों का प्रसंस्करण कर कमाएं अधिक लाभ। आलू खुदाई यंत्र की उपयोगिता एवं इसके लाभ। जामुन, आंवला और सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों, क्या आप अपने उत्पाद का उचित मूल्य पाते हैं? तो शायद नहीं। अगर आप अपने उत्पाद का सही बाजार मूल्य चाहते हैं तो आप अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करके उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इस बारे में जानते हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ की वरिष्ठ वैज्ञानिका डॉक्टर नीलिमा गर्ग से। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत फल और सब्जी उत्पादन में एक अग्रणी देश है, लेकिन प्रसंस्करण के मामले में हम लोग अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मलेशिया जैसे छोटे देश भी जहां 70% तक अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करते हैं, भारत में यह मात्र 5% ही है। तो यहाँ बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने प्रसंस्करण को आगे बढ़ाएं और फलों का मूल्यवर्धित उत्पाद बनाएं। आमतौर पर फलों से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य बहुत कम ही किसान भाई करते हैं, जिसका कारण होता है उचित जानकारी का अभाव। यदि हमारे किसान भाई जागरूक होकर फलों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण ले लें और यह कार्य अपने घर पर करें तो वे अधिक लाभ कमा सकते हैं। फलों के प्रसंस्करण पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गर्ग का क्या कहना है, जानते हैं। हम यहाँ आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खड़े हैं और आप जानते हैं कि लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के जो दशहरी आम है देश विदेश में ये जाता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बड़ा ही एक दुख की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी आम प्रसंस्करण का उद्योग नहीं लगाया हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश जो कि आम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है, वहाँ पर आम प्रसंस्करण की 200 से अधिक इकाइयाँ हैं
तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इस उत्तर प्रदेश में आम के प्रसंस्करण करके अपने इस दशहरी आम को पूरे वर्ष भर लोगों के घर में पहुंचाएं। हम यहाँ पर सभी प्रकार के प्रसंस्करण करने का प्रशिक्षण देते हैं और खास तौर से आम के जो पल्प लगाने का जो प्रसंस्करण के उद्योग के लिए हम लोग विशेष तौर पर प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि ये उद्योग लगाना बहुत ही सरल है, इसमें अधिक पैसा नहीं लगता है और इसे 2-4 किसान भाई अपना एक यूनिट बना करके इसको लगा सकते हैं। अधिक पैसा नहीं लगाना पड़ता है, उनके पास अपना जगह होती है, वहाँ पर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और अपने ही फल से वो उत्पादन कर सकते हैं इस पल्प का और इसको बेच सकते हैं। और उसके लिए आप हमसे जो भी सहायता चाहिए आप केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान को संपर्क कर सकते हैं और हम विशेष प्रकार से किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। फल और सब्जियों से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और उनकी उपयोगिता क्या है, इस विषय पर डॉक्टर गर्ग ने विस्तृत चर्चा की। मैं आपको इसके अतिरिक्त आम के पल्प से तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि स्क्वैश है, आम का बार है, जैम है, फाके हैं, लेकिन इनसे अतिरिक्त भी कुछ नई विशेष उत्पादों के बारे में आज बताऊंगी। जैसे कि ये आम की वाइन। आप जानते हैं कि वाइन तो ज्यादातर करके ग्रेप्स की ही बनाई जाती है, लेकिन हमने सोचा हमारा इस प्रदेश में जो जो उत्पाद फल हैं हम सभी की वाइन और साइडर बनाएं और लोगों तक इन फलों का स्वाद पहुंचाएं, क्योंकि भारतवर्ष में वाइन को एक्चुअली लिकर से संबंध किया जाता है कि लिकर जो होता है जिसमें कि डिस्टिल अल्कोहल होता है उसको ही लोग वाइन कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वाइन जो होता है वो फलों का किण्वित जूस होता है, फर्मेंट किया जाता है इसको जूस को, और इसमें उस फल की सारी क्वालिटीज विद्यमान होती हैं। अतः ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसा कि कहते हैं कि कैंसर जैसे रोगों में तो रेड वाइन बहुत ही उपयोगी होती है, तो इसी प्रकार से हमारे जो फलों की वाइन्स हैं, जैसे कि जो हमने आम से बनाई है, हमने बेल से बनाई है, महुआ से बनाई है, मलबरी वाइन है, तो ये जो वाइन्स हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं मलबरी वाइन के बारे में बताऊंगी कि मलबरी शहतूत का उत्पादन ज्यादातर करके रेशमी कीड़ों के उत्पत्ति के लिए किया जाता है, इसके पत्तों के लिए किया जाता है, रेशम के कीड़ों के पालन के लिए, लेकिन इसके जो फल होते हैं वो ऐसे ही गिर जाते हैं और उनका किसी भी प्रकार से यूज नहीं किया जाता है। कुछ छोटे छोटे स्तर पर जैम वगैरह बनाया जाता है, लेकिन इसका जूस जो होता है लाल वाली जो मलबरी होती है उसका जूस एंथोसाइनिन में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है और एंथोसाइनिन हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें पोटेशियम काफ़ी होता है जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा है। अतः ये एंथोसाइनिन की वाइन जो हम लोगों ने बनाई है ये एक उपयोगी पदार्थ है। इसी प्रकार से हमने महुआ की वाइन बनाई है। अब आप लोग कहेंगे कि महुआ की वाइन तो जी बहुत ही मार्केट में पहले से मिलती है, पर ऐसा नहीं है। जो मार्केट में मिलता है वो महुआ का लिकर है, वो डिस्टिल है, वो भक्का जिसको कहते हैं वो है, तो उसमें महुआ का कोई गुण नहीं आता है। और ये जो है इसमें हमने डिस्टिल नहीं किया है, ये इसमें फल के जो महुआ का जो फूल है उसके सारे गुण हैं। अतः ये वाइन पीने में बहुत ही अच्छी है। इसमें महुआ का जो एक जले हुए स्टार्च का फ्लेवर आता है वो नहीं है, उसको हम लोगों ने बहुत ही सही किया है और ये पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर हम लोगों ने बेल की वाइन बनाई है। बेल आप जानते हैं पेट के लिए कितना ही एक उपयोगी एक फल है और इसका सीजन सिर्फ हम लोग मई से समझते हैं कि मई में बेल आता है तो पके बेल के जूस का प्रयोग किया जाता है या फिर बेल का मुरब्बा जो कि सर्दियों में बनाया जाता है। लेकिन ये बेल की वाइन, इसमें महक बेल की इतनी बढ़िया है और इसको हम लोग कभी भी किसी भी सीजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आंवला साइडर की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज भी किया, ट्रांसफर की है सीटेट नाम की एक कंपनी को। आंवला साइडर एक 4% अल्कोहल वाली युक्त 4% अल्कोहल के आंवला का एक पेय है, स्वास्थ्यवर्धक। इसको हम हेल्थ ड्रिंक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें आंवले के सारे गुण हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने गुआवा का साइडर बनाया है, अमरूद का साइडर। अमरूद का साइडर भी एक बहुत ही स्वास्थ्य युक्त और अमरूद का एक पेय है, 4% इसमें अल्कोहल है। पीने में इसमें अमरूद की बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। बेल का साइडर बनाया है। हमने सभी प्रकार के विनेगर्स बनाए हैं, जैसे कि आंवला का साइडर विनेगर बनाया है, जैसे कि आपका एप्पल साइडर विनेगर होता है, इसी प्रकार से हमने आंवला साइडर विनेगर बनाया है, आम का विनेगर बनाया है, ग्रेप्स का विनेगर बनाया है। तो ये सब जितनी भी तकनीकें हैं ये सब किसान भाई आकर के हमारे वहाँ इन तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि जिस चीज़ों में हम प्रशिक्षण दे सकते हैं उनका हम प्रशिक्षण देंगे, और जिसकी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बेचेंगे संस्थान को के द्वारा उन किसान भाइयों को, या जो यूनिट हमसे खरीदना चाहेंगे। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। कुछ और उत्पादों के बारे में बताना चाहती हूँ। बाजार में आजकल टमाटर की सॉस मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी हमने कुछ सॉस आपके लिए बनाई है, जैसे कि आम की सॉस, अमरूद की सॉस और जामुन की सॉस। तो ये सॉस जो है ये एक नए प्रकार का प्रोडक्ट है, और आपको तो वो प्रोडक्ट बनाने हैं, मार्केट में वो प्रोडक्ट लाने हैं जिसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ शुगर फ्री जामुन जूस। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं मिलाई गई है, और इसका नियमित सेवन से वो अपने डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने एक धनिया का स्क्वैश बनाया है, इसके अलावा हम लोगों ने सौंफ और सोया के भी स्क्वैश बनाए हैं, और इसकी तकनीक हमने NRC सीड स्पाइस के साथ मिल करके विकसित की है, और ये जल्दी ही 25 तारीख को हम लोग इसको कमर्शलाइज करने जा रहे हैं। छिलका गुठली के फॉर्म में जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट, उसका क्या करें? जैसे यदि हम मैंगो की प्रोसेसिंग करेंगे तो 50% वेस्ट हो जाता है। यदि आप पल्प का उद्योग लगाएंगे तो आप उतने छिलके 100 टन अगर प्रोसेस किया एक दिन में 50 टन वेस्ट निकल आएगा। उस वेस्ट का क्या करें? उसके लिए हमने कुछ और उपयोगी उत्पाद बनाए हैं। दही खाते हैं, आप जानते हैं दही पेट के लिए कितना स्वास्थ्यकारक है, और इसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे बीमारी करने वाले जो रोगाणु हैं उनसे लड़ता है। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो हम लोग दही खाते हैं जिससे कि हमारा पेट सही रहे। तो दही में लेकिन ज़्यादा कैलोरी होती है, और एक वैकल्पिक तौर पे हमने फलों और सब्जियों से भी कुछ प्रोबायोटिक उत्पाद बनाए हैं, क्योंकि भारत में इतना फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, तो क्यों ना उनसे हम प्रोबायोटिक उत्पाद बनाएं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमने एक अचार बनाया है बंद गोभी और गाजर, क्योंकि ये दोनों सब्जियां बहुत ही बहुतायत में हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और बंद गोभी तो इतनी सस्ती मिलती है सीजन में, और उसका आराम से ये अचार बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 1% हम लोगों ने नमक का इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल करने से आपका पेट बिल्कुल सही रहता है। ये अचार 2 महीने तक आराम से फ्रिज में रखा जा सकता है, और ये खाने में बहुत ही क्रंची होता है, यानी कि आपका नॉर्मल बंद गोभी से ज़्यादा ये खाने में क्रंची होता है, टेस्टी होता है, इससे आपका पेट बहुत सही रहता है। तो भाइयों बहनों, इन सब उत्पादों को यदि आप बनाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान आइए, हम आपको इसका प्रशिक्षण देंगे, और उसके बाद आप अपनी ये प्रसंस्करण इकाई लगा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आलू खुदाई यंत्र की उपयोगिता एवं इसके लाभ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुवाई की थी, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई होगी, और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों से करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई की लागत खर्च भी अधिक आता है। इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का विकास किया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। तो किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे कि आलू उखाड़ने की जो मशीन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें जो मैनुअल विधि यानी जो आदमी उखाड़ता है यानी मानव के द्वारा उखाड़ा जाता है, तो उसमें होता है कि सबसे पहला जो है श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 35 से 40 मजदूर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर आलू हमारा बढ़िया से उखड़ता है। तो अगर हम मशीन से आलू की उखाड़ें तो उसमें आप देखेंगे कि मशीन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है श्रम, समय और शक्ति। ये तीनों मशीन से कम लगता है। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता।
आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। पोटैटो डिगर जो है एक ऐसा मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे चलता है। तो पीछे चलेगा तो स्वाभाविक है कि आगे ट्रैक्टर चलेगा तो उसके चक्के जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उससे हमारा आलू का नुकसान होगा। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा, इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। आइए देखते हैं। तो उसके लिए एक रो व्हील आता है जो पतला चक्का रहता है, जो कि दो आलू के रो के बीच में वो आसानी से घुस जाता है और उसमें हम लोग पीटीओ के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज से, और ब्लेड दो रो में ब्लेड लगा हुआ है, वो आलू को उखाड़ता है। पोटैटो डिगर मशीन की कीमत और अनुदान। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इस व्यवसाय में लगभग 70% लागत केवल पशुओं के आहार पर ही खर्च होती है। ऐसे में पशुओं के आहार में अजोला को सम्मिलित कर उन्हें सस्ता और पौष्टिक आहार दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अजोला उत्पादन कैसे करें और इसे अपने पशुओं को कैसे खिलाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PC चौधरी। खेती के साथ साथ पशुपालन का बहुत विशेष महत्व है। उसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन के लिए ये अजोला एक फर्न है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। इसका अगर उपयोग करें तो ये अजोला जिसके से लगभग 20 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर 1 पाव बीघे के अंदर आप ये अजोला उगाते हैं तो 6.25 बीघा रिजगे के बराबर है। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है। अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। अजोला खिलाने से पशुओं का जो दूध है उसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी होती है। उसमें लागत जो खर्चा आता है उसमें 15 से 20% की कमी आती है। अगर एक जानवर को 1 महीना अगर खिलाया जाए तो 1500 से 2000 रुपये बचाए जा सकते हैं। इसके अंदर जब रासायनिक जांच की तो ये पाया गया कि 20 से 25% क्वालिटी प्रोटीन है, 40 से 47% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, 15 से 20% इसमें खनिज लवण है, 2.5 से 5% इसमें नाइट्रोजन है, 0.5 से 1% फास्फोरस है और 1.5 से लगाकर 4% तक पोटास है। इसलिए इसको जानवरों को भी खिलाया जा सकता है और खेत में एज ए बायो फर्टिलाइजर भी उपयोग किया जा सकता है।
अतः जो किसान भाई अजोला की यूनिट लगाना चाहते हैं वे किस प्रकार से स्थापित करें अजोला की नई इकाई, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। इसकी पहली शर्त है इसके लिए आधी धूप आधी छाया ज़रूरी है। 50% छाया चाहिए इसमें। अगर पूरी छाया में इसको बनाएंगे तो इसकी ग्रोथ ये इसकी बढ़वार होगी ही नहीं, और अगर पूरी धूप में बना देंगे तो इसमें काई पैदा हो जाएगी तो इसको बढ़ने नहीं देगी। अब एक क्यारी है अगर आप बनाते हैं तो उसकी लंबाई स्टैंडर्ड जो है 20 फीट लंबी है, 3 फीट चौड़ी है और 1 फीट ऊंची है। क्यारी आप पक्की बना सकते हैं। आप उस कच्ची क्यारी अगर है तो उसमें प्लास्टिक डाल के पानी, हमारा उद्देश्य पानी को रोकना है। सर्वप्रथम जब क्यारी आपकी बन गई तो पेंदे में 2 इंच के बराबर मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी के ऊपर 4 से 6 इंच पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद 5 किलो ताज़ा गोबर का घोल बनाकर इस घोल छोड़ दीजिए। उसके बाद में अजोला का बीज, ये 2 किलो बीज आपको देंगे, इसका छिड़काव कर दीजिए। 15 से 20 दिन बाद ये 2 किलो का 10 से 12 किलो हो जाएगा। किसान भाइयों, अजोला का अधिक उत्पादन लेने हेतु पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी होता है ताकि लगातार पशुओं को खिलाने के लिए आपको अजोला मिलता रहे। हर 20 दिन में इस क्यारी के अंदर 5 किलो गोबर का घोल डालना है। 21वें दिन से इस क्यारी से 1 किलो उत्पादन आपको रोज मिल सकता है 90 दिन तक। 90 दिन के बाद इस मिट्टी और पानी को अपने को बदलना पड़ेगा। अब किसान भाइयों, आपकी जिज्ञासा होगी कि आप अजोला पशुओं को कितनी मात्रा में खिलाएं एवं इस अजोला यूनिट को लगाने में कितना खर्च आता है। तो आइए ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आपको जानवर को खिलाना है, बड़े जानवर को, गाय भैंस को तो 1 किलो कम से कम, 1 किलो से 3 किलो तक खिला सकते हैं। बकरी है तो 250 ग्राम, मुर्गा मुर्गी तो 50 ग्राम प्रतिदिन। जानवर को खिलाने के लिए पानी से इसको बाहर निकाल के साफ पानी में धोना है और अपने जो आटा दे रहे हैं उस आटे मिक्स करके जानवर को खिलाना है। उसके बाद भी अगर जानवर खाने में कोई दिक्कत करे तो उसके मुंह के ऊपर तिल्ली का तेल लगा दें ताकि इसकी गंध उसको ना आए और अपना आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा। 3-4 दिन बाद अपना आप खाना चालू कर देगा। इस एक क्यारी की जो लागत खर्च है वो पक्की अगर आप बना रहे हैं तो 4,500 रुपये नेट सहित लगते हैं, और अगर आप कच्ची क्यारी बनाना चाह रहे हैं तो 1200 से 1500 रुपये का खर्चा इसमें आता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रसड़ा बलिया के जय सिंह सोनी ने। आपने गेंदे की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो गेंदे में रोपाई का जो समय है, नवंबर के महीने में रोपाई लगभग हो जाती है, और कुछ किसान भाइयों ने जैसे कि अभी इस समय की लेट में भी लगाया है तो वो लगभग दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास भी गेंदे की रोपाई की है। तो इस समय क्या जो कृषण क्रियाएं हैं क्या क्या कर सकते हैं किसान भाई, उस पर बात करते हैं। तो ये समय है गेंदे में लगभग खाद और उर्वरक का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो खाद और उर्वरक में जिसमें कि नाइट्रोजन 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, जिसमें कि बुआई के समय 1/3 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को दे देना चाहिए। जिसमें कि आप बात करते हैं कि किसान भाइयों ने 1/3 मात्रा तो नाइट्रोजन की जिस समय खेत की तैयारी की होगी उस समय दे दी होगी। तो इस समय किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग जो रोपाई के 40-45 दिन के आसपास, 40 दिन के आसपास जब फसल होती 35-40 दिन पे किसान भाइयों को जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो किसान भाइयों को दे देनी चाहिए, जिससे कि जो फलत है अच्छी आए। जो इस समय सिंचाई की जो समय है 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई जरूर किसान भाइयों को करनी चाहिए। नमी बना के जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि जो इस समय पाले का काफ़ी प्रकोप है और उसको कम किया जाए, जिससे कि नमी बना के रखें, तो जिससे कि जो फूल है वो अच्छा आएगा, खिलेगा। और तुड़ाई के समय किसान भाइयों थोड़ा सा और विशेष ध्यान रखें। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी
खासतौर से जो गर्मी की फसल है उसमें गेंदे में ज़रूर कीड़ा कुछ आता है, कीड़े की समस्या, सुंडी आती है। तो जब कीड़ा या एफिड या सुंडी का प्रकोप दिखे तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि हल्की जो दवा है मोनोक्रोटोफास 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके एक स्प्रे कर दें, जिससे कि जो सुंडी या एफिड है वो ख़त्म हो जाए। और जाड़े की फसल में अधिकतर देखा गया है कि सुंडी का प्रकोप बहुत कम होता है। इसी तरीके से किसान भाइयों को जब तोड़ाई के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा साइज का ग्रेडिंग के हिसाब से कौन सा फूल है जो कि तोड़ाई लायक है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो फूल पूरी तरह से खिल गया है किसान भाइयों को चाहिए उनका चुनाव करके आसानी से पेड़ को ना हिलाते हुए एक हाथ से नीचे पेड़ को, पौधे को पकड़ें, दूसरे हाथ से तोड़ाई करें, जिससे कि फूल भी सुरक्षित टूट जाए और पौधे भी ना हिलें और पौधा भी सुरक्षित खड़ा रहे। किसान भाइयों, इसमें एक चीज़ और जो कि करनी चाहिए आप लोगों को, ख़ास तौर से फूलों की क्वालिटी और उसकी चमक लाने के लिए किसान भाइयों को एक काम और करें अतिरिक्त से, तो जो घुलनशील उर्वरक आता है 0050 पोटास का है, उसको ज़रूर एक स्प्रे अगर लगभग 40-45 दिन के आसपास जब फसल हो जाती है एक स्प्रे अगर कर दें तो निश्चित रूप से जो इसकी जो मात्रा है थोड़ा सा ध्यान रखें किसान भाई, 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके घुलनशील उर्वरक का जो पोटास का इसका स्प्रे कर देंगे तो जो फूलों का साइज और जो शाइनिंग है वो एक अच्छी आ जाती है। तो अतिरिक्त रूप से करें। और इसके साथ साथ यही जो कर्षण क्रियाएं थीं जो कि अगर ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमें फूलों की खेती से, गेंदे की फूल से अधिक उत्पादन लेकर के अधिक लाभ कमाया जाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मैं पुनः आप सभी को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से 67वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। अब दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।